हर एडवोकेट के पास ऐसे 2-4 केसेस तो जरूर मिल जाते हैं जहां शिकायतकर्ता व आरोपियों की पिछली जान पहचान ना हुई हो। घटना के समय केवल एक बार आरोपी को देखने का दावा किया गया हो, एफआईआर में आरोपी का नाम पता तक ना दिया गया हो, लेकिन बाद में गलत परिस्थितियां दिखाकर आरोपियों को पहले गिरफ्तार कर लिया गया हो, फिर उनसे गलत बरामदगी दिखाकर उन्हें सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट की रिकवरी के साथ जोड़ दिया गया हो। चोरी, डकैती, लूटपाट, छीन झपट आदि के ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें आरोपियों और शिकायतकर्ताओं का कोई पुराना परिचय पहले नहीं होता है। ऐसे केसेस में बाद में गलत चार्जशीट दाखिल करके ट्रायल कोर्ट से आरोपियों की सजा भी करवा दी गई हो, ऐसा संभव है। अनजान आरोपियों की ना तो कभी कानून के अनुसार कोई उनकी आइडेंटिफिकेशन हुई हो, ना टीआईपी परेड करवाई गई हो। आज का केस दिल्ली के नंदनगरी इलाके का था। 3 दिसंबर 2011 को रात लगभग 11:30 बजे एक ग्रामीण बस सेवा की मिनी बस में लूटपाट का आरोप था कि 4 लोग वहां पर आए जिन्होंने देसी कट्टे, चाकू व पेचकस आदि की सहायता से यात्रियों के मोबाइल व उनका कैश लूट लिया। घटना के बाद ड्राइवर बस को थाने में ले गया, जहां पर पुलिस ने सेक्शन 392, 397, 411 आईपीसी में एफआईआर दर्ज कर ली। उसके 2 दिन बाद यानी कि 3 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई और 5 तारीख को सब आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया। यह दिखाया गया कि वे सारे के सारे आरोपी एक ही स्थान पर इकट्ठा हो गए थे और उससे अगले दिन जब वे अरेस्ट हुए, उससे अगले दिन 6/12/2011 को यात्रियों से लूटे हुए मोबाइल फोन्स को आरोपियों से बरामद हुआ दिखा दिया गया। चार्जशीट ट्रायल कोर्ट में फाइल कर दी गई। ट्रायल कोर्ट ने ट्रायल कंप्लीट किया और उन आरोपियों को सजा कर दी। ट्रायल कोर्ट द्वारा की गई इस कन्विक्शन के खिलाफ हाई कोर्ट में आरोपियों के द्वारा अपील की गई, लेकिन वहां भी उनकी अपील खारिज हो गई। फिर वे लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचे। अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की कुछ खास बातों को नोट किया। इन खास बातों में से यह था कि एफआईआर में किसी भी आरोपी का नाम नहीं था। आरोपियों ने 3 दिन के बाद भी जब उनसे लूटे गए मोबाइल्स और कैश को बरामद किया तो उनको बड़ा संभाल कर रखा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे कि आरोपियों ने संभाल कर रखा हो कि पुलिस आए और उनकी रिकवरी करके कागज बना दे। घटना रात्रि के अंधकार में हुई थी, फिर भी उनकी पहचान शिकायतकर्ताओं के द्वारा कर ली गई थी और ट्रायल के दौरान कर ली गई थी। आईओ के द्वारा कभी भी जुडिशियल टीआईपी नहीं करवाई गई थी, लेकिन इस घटना के कई साल बाद भी जब वे गवाह कोर्ट में आए तो उन्होंने वहां पर आरोपियों को पहचान लिया कि हाँ, ये वही लोग थे जिन्होंने उस रात घटना कारित की थी। न सिर्फ उन लोगों ने उन आरोपियों के चेहरे पहचान लिए, बल्कि ट्रायल कोर्ट के दौरान अपनी गवाही में उन आरोपियों के नाम भी बता दिए। कहां से नाम पता लगे, इस पर ट्रायल कोर्ट ने कभी ध्यान नहीं दिया। कैसे आरोपियों को पहचान लिया, ट्रायल कोर्ट ने कभी ध्यान नहीं दिया। वर्तमान आरोपी एक दूसरे के साथ संबंधित नहीं थे, लेकिन जब उनकी अरेस्ट दिखाई गई तो वे सब एक ही स्थान पर बस डिपो के पास इकट्ठे मौजूद दिखाए गए थे। किसी आरोपी की मजिस्ट्रेट द्वारा कभी कोई टीआईपी नहीं करवाई गई। उस केस प्रॉपर्टी की भी टीआईपी नहीं करवाई गई जिसके लूटे जाने का आरोप था। आरोपियों की अरेस्ट के बारे में मौजूदा गवाहों के बयान बहुत विरोधाभासी थे। बरामदा वस्तुएं जैसे चाकू, पेचकस या देसी कट्टा ऐसी चीजें थी जिन्हें आसानी से प्लांट किया जा सकता था, बाजार से खरीद कर वहां लगाया जा सकता था। ट्रायल कोर्ट ने इन बातों की तरफ पूरे ट्रायल के दौरान कभी देखा तक नहीं। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर हेड कांस्टेबल मुरसलीन, आईओ एनएस राणा और कंप्लेनेंट इम्तियाज के अलावा चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन इन तीनों गवाहों के बयान अलग अलग थे, एक दूसरे से मेल नहीं खाते थे। हेड कांस्टेबल मुरसलीन के अनुसार कंप्लेनेंट ने आरोपियों के बस डिपो के पास होने की सूचना दी थी तो तत्काल वहां पुलिस ने दबिश देकर आरोपियों को पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया। दूसरी तरफ आईओ एनएस राणा के बयान के अनुसार थाने से हेड कांस्टेबल मुरसलीन व कंप्लेनेंट इम्तियाज को लेकर वह तफ्तीश के लिए निकले थे तो बस डिपो के सामने चारों आरोपी उनको मिल गए, जिनकी ओर कंप्लेनेंट ने इशारा किया कि ये वही मुलजिम थे, तो पुलिस ने उनको वहीं पर अरेस्ट कर लिया। जब तीसरा गवाह
कंप्लेनेंट इम्तियाज कोर्ट में आया तो उसने अपने बयान में बताया कि जब मैं लूटे गए मोबाइल के कागज दिखाने के लिए थाने में गया था तो रास्ते में बस स्टॉप पर चारों आरोपी खड़े हुए थे। मैंने पुलिस को बताया तो पुलिस ने आकर आरोपियों को अरेस्ट कर लिया। तीनों गवाहों के बयानों में कहीं कोई एक रूपता नहीं थी, समानता नहीं थी और इससे साफ जाहिर हो रहा था कि आरोपियों की गिरफ्तारी बहुत संदेहास्पद तरीके से हुई थी। गिरफ्तारी से संबंधित तीनों गवाह अलग अलग बात बोल रहे थे और दुर्भाग्य से ट्रायल कोर्ट ने और उसके बाद अपील में हाई कोर्ट ने भी इनमें से किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा लगता था जो पुलिस ने कहा उस पर आंख बंद करके विश्वास कर लिया गया था। आज का केस है वाहिद वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। यह एक क्रिमिनल अपील नंबर 201/2020 थी जिसे जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने 4 फरवरी 2025 को यानी कि बस अब से कुछ ही पहले डिसाइड किया था। हमारा मेंबर बनने के लिए आपको नीचे दिए गए लिंक पर जाकर मेंबरशिप फीस देनी होती है। आपकी मेंबरशिप आजीवन होती है। फीस देने के बाद जब आप फीस का स्क्रीनशॉट हमें भेज देते हो तो हम आपसे नाम, पता वगैरह और केस के दस्तावेज वगैरह की जानकारी लेते हैं। उसके बाद हमारे टीम एडवोकेट्स आपको एक फ्री यानी मुफ्त प्राइमरी कंसल्टेशन देते हैं। आपके केस की कानूनी स्थिति आपको समझाते हैं और हमारे व आपके सहयोग का कारवां आगे चल निकलता है। सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों के बयान में असंगति को देखा और यह बताया अपने जजमेंट में कि गिरफ्तारी के तीनों गवाहों ने आरोपियों की गिरफ्तारी के बारे में जो बताया है वह सारा मिलकर एक साथ सच नहीं हो सकता है। किसी भी गवाह की बात को सच माना जाए तो बाकी 2 गवाहों की बातें बिल्कुल झूठ निकलेंगी। इस तरीके से वे रिकॉर्ड की गई हैं। किसकी बात को सच माने ऐसा भी कोई आधार इस केस में सामने नहीं लाया गया है। इसके बाद कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। कोर्ट ने कहा एक बार यदि गिरफ्तारी संदिग्ध हो जाए तो गिरफ्तारी के वक्त जो पेचकस, चाकू और देसी कट्टा बरामद दिखाए गए हैं उनको भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इन बरामद वस्तुओं में से कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे जुटाना मुश्किल हो और आरोपियों पर प्लांट करना मुश्किल हो। वस्तुतः पुलिस द्वारा अपने केस को सॉल्व दिखाने के लिए किसी वंचित वर्ग के व्यक्ति को आरोपी बनाना एक आम बात रही है। वे लोग फॉल्स एलिगेशन से अपना ठीक से बचाव नहीं कर पाते हैं। उनके आर्थिक संसाधन और दूसरे संसाधन कम रहते हैं। अच्छे एडवोकेट्स उन आरोपियों को नहीं मिल पाते हैं। कोर्ट्स ने पहले भी इस पर सवाल उठाए हैं लेकिन अब उच्चतर कोर्ट्स, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ध्यान दिया है। सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने 22 जनवरी 2025 को एक अन्य केस डिसाइड किया है, थम्मारैया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसमें सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने कहा है यदि आरोपी की पहचान जुडिशियल टीआईपी के द्वारा नहीं करवाई गई है तो आरोपी की कोर्ट में की गई पहचान, आइडेंटिफिकेशन, उसका कोई अर्थ नहीं होगा और उस पहचान के ऊपर आरोपी की कन्विक्शन भी टिक नहीं सकेगी। उचित समय पर हम इसकी एक वीडियो आपके सामने लाएंगे। हमने आपको दिखाने के लिए अपने एक चलते हुए केस में से आरोपी का अरेस्ट मेमो आपके सामने रखा है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। यह केस दिल्ली एनसीआर की कोर्ट में चल रहा है। इसमें पुलिस आईओ ने पहले से छपवाया हुआ है कि मैं बावर्दी हूं और आपने मेरी नेम प्लेट देख ली है और साथ ही आरोपी की हाँ को भी टाइप करवा दिया है। क्या आप अपने साथ, अगला सवाल पूछा गया है, क्या आप अपने साथ वकील या रिश्तेदार को रखना चाहते हैं? और उसमें पहले से ही टाइप करवा दिया गया है कि आरोपी ने कहा नहीं रखना चाहता हूं। फिर आरोपी से अगला सवाल पूछा है कि गिरफ्तारी के समय क्या आप अपना मेडिकल करवाना चाहते हैं? और पहले से ही उस अरेस्ट मेमो में टाइप हुआ रखा है कि नहीं, मैं कोई मेडिकल नहीं करवाना चाहता हूं। तो अब इसमें हुआ क्या है? इसमें नीचे आरोपी की साइन करवाओ। सुप्रीम कोर्ट की किसी गाइडलाइन को पालन करने की जरूरत नहीं है। आरोपी की साइन करवाओ और कोर्ट में फाइल कर दो और वहां भी आपको ऐसे श्रीमान जी मिल जाएंगे जो उस टाइप की गई अरेस्ट मेमो को लेकर आगे एग्जिबिट करवा देंगे। होगा क्या कि यदि ट्रायल कोर्ट और डिफेंस काउंसिल दोनों शाम को किताबें पढ़ लेने वाले होंगे तो वे क्रॉस के दौरान ये सवाल रिकॉर्ड पर दर्ज करवा लेंगे और ऐसी अरेस्ट को गैर कानूनी घोषित करवाएंगे। वो दिखाएंगे कि सब कुछ पहले से टाइप हुआ रखा था, आरोपी के तो बस केवल साइन लिए गए हैं। वास्तव में ऐसा ही हुआ हो
इस बात का कोई लक्षण, कोई सबूत रिकॉर्ड पर नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों लोग कौन से? जो आपके डिफेंस काउंसिल हैं और जो आपके जज साहब हैं, यदि ये दोनों डब्बू जी किस्म के होंगे तो आरोपी को तो जेल हो ही जाएगी। इसी बात पर अब सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान दिया है। ट्रायल के दौरान होने वाली गड़बड़ियों को अब पकड़ा जा रहा है। हमने अनेक वीडियोज इस पर आपको दी हैं। जहां आपका क्लाइंट गलत बात झेल रहा हो तो आप संभल कर क्रॉस करें और गलत अरेस्ट मीमो, गलत रिकवरी, इन सब को सवालों के घेरे में लेकर आए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की छोटी छोटी गड़बड़ियों को भी पकड़ना शुरू कर दिया है। यदि अरेस्ट गलत है तो यह बात गवाहों के बयानों में, अरेस्ट मीमो में और साथ बनाए दूसरे डॉक्यूमेंट्स में जरूर झलकेगी। अब फॉल्स एलिगेशन ही नहीं, फॉल्स प्रोसिक्यूशन को भी रोका जाएगा। यह जिम्मेदारी ट्रायल जज साहब की होगी और यदि वे अपनी जिम्मेदारी को निभाने से चूक जाते हैं ट्रायल जज साहब, तो उनके जजमेंट को पलट दिया जाएगा। गलत अरेस्ट मीमो, गलत बरामदगी और फॉल्स प्रोसिक्यूशन, इन सब पर अब एक्शन लेना शुरू कर दिया गया है। अगली मार इन डब्बू जी जैसे लोगों पर पड़ेगी। जल्दी ही ऐसा दौर शुरू होगा जब इन डब्बुओं पर आफत बरसेगी, लेकिन तब तक आपको डिफेंस काउंसिल के रूप में बहुत मेहनत से अपना फर्ज पूरा करना होगा। इंडियन लीगल सिस्टम के पास आपको देने के लिए काफी मटेरियल होता है जो सप्ताह भर की 2 वीडियोस में दिया जाना संभव नहीं है। तो हम अपने मेंबर्स का एक ग्रुप बना रहे हैं जिसके द्वारा आप में से प्रत्येक के साथ जुड़ा जा सकेगा, आप तक मटेरियल भेजा जा सकेगा। 1, 2 या 3 मिनट वाली छोटी छोटी वीडियोस भेजी जा सकेंगी। हम ऐसी सूचनाएं भी आप तक भेजेंगे कि किस दिन, दिनांक व समय पर आप हमसे बिना अपॉइंटमेंट के सीधी कॉल कर सकेंगे, कॉल करके बात कर सकेंगे। जो मेंबर्स हमारे इस नए ग्रुप में साथ आना चाहते हैं वे अपना नाम व रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हमें व्हाट्सएप पर लिखकर भेज दें। केवल नाम और अपना मोबाइल नंबर ही भेजें। हम बहुत जल्दी इस ग्रुप को शुरू करने वाले हैं। इसमें आपका लाभ निश्चित रूप से होने वाला है।